धोती फटी सिलटी दुपटी और पायो पानह को नहीं सामा द्वार खड़ो द्विज निर्बल देखी रहियों चखिसों वसुधाभिरामा पूछत दीन दयालु को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। किसने लिखी मुझे क्या पता, मैं तो पिताजी से सुनी है। When we read a work of literature, we should not be seeking knowledge from it. That's the wrong way to read literature. Because a lot of people make this mistake. They don't know the difference between poetry and verse. The tastiest thing should occupy 80% of your life. But in real life, you're very lucky if you can have 5% of meat. That is not why art exists. Art exists because art teaches you, gives you the knowledge of feeling. It doesn't teach you about feeling. See, there's a difference between knowledge of feeling and teaching you about feeling. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है बहुत ही खास है क्योंकि आज के हमारे गेस्ट एक कवि हैं। इनको आर्ट, लिटरेचर और राइटिंग का भी काफ़ी शौक है। सुबह से शाम तक वो अपनी खुद की इंडिविजुअल कंसल्टेंसी में बैठते हैं और कंपनीज़ को अपना ब्रांड कैसे बनाना है और एडवर्टाइजमेंट को लेकर उनको गाइडेंस देते हैं। और आखिर में घर लौटकर उनको कविता और साहित्य की दुनिया में शांति मिलती है। इनको ड्राइंग, थिएटर और जर्नलिज्म में भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। एंड आई एम श्योर इस एपिसोड को सुनने के बाद आप जिंदगी को दूसरे नज़रिए से देखने में मजबूर हो जाएंगे। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट यू ऑल एक पैशनेट कवि और लेखक मिस्टर अरविंद जोशी। नमस्कार अरविंद सर। नमस्कार जी। वेलकम टू पीएम शो। थैंक यू। पीएम शो इज द प्रतीक मिश्रा शो। क्या बात है मिश्रा जी। हाँ सर, कैसे हो आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया। थैंक यू फॉर कमिंग। माय प्लेजर। आपके एक शेर या पोएम से स्टार्ट करता हूँ, लाइन से आप ही की। हर कोई एक शेर तो रखता है अपने दुख के लिए। हाँ 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 हाँ। ये आपने बहुत साल पहले लिखा था। हाँ 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 2-3 years बैक। हाँ। और ये मैं और मेरा भाई काफ़ी टाइम से इसको डिस्कस करते रहते हैं। हाँ। कि कितनी एक लाइन में। सो आपका वो शेर कौन सा है? वो खोजना पड़ेगा मुझे तो, मतलब कविता का नाम याद नहीं, लेकिन ये पंक्ति याद है और इसकी पंच लाइन मेरे ख्याल इसके ठीक बाद है। खोजना पड़ेगा मुझे, यही तो मैंने कहा मुझे याद नहीं रहती कविता है हर को। तो जब आप ऐसी पोएट्री लिखते हो, ऐसी कोई लाइन, सो थॉट प्रोसेस क्या होता है? जस्ट रैंडमली थॉट आता है कि आप बैठ के सोचते हो उस टॉपिक पे? नहीं, तो आप तो आर्किटेक्ट हो, है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तो होता है यू डू अ डिज़ाइन ऑन कमीशन, राइट? और एक होता है वेयर यू डिज़ाइन समथिंग एंड यू विश दैट यू कुड मेक इट, राइट? यू अज्यूम समथिंग। अच्छा, मुझे एक लाइब्रेरी डिज़ाइन करनी है जो जंगल में हो गई। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सो वो वाली डिज़ाइन आपके कैसे आती है? It's a little, so most creative processes, in my opinion, follow more or less the same process, which is a process of sublimation. Like we have a subconscious mind, अपना बच्चा वाला माइंड है और जो नींद में सपने दिखाता है। तो I'll give you an analogy, okay? So when we are kids, there we always have this sense of कि बिस्तर के नीचे कुछ है, कोई है। तो बिस्तर के नीचे सच में जो है वो है हम पहाड़ के आदमी हैं। तो पहाड़ में देयर इज जस्ट एज इन आयरलैंड इन स्कॉटलैंड यू हैव दीज एल्व्स होते हैं ना। तो हमारे पहाड़ के साइड में हुमड़ कहते हैं उनको। दे आर दीज लिटिल एल्फिन क्रीचर्स। तो सबके बिस्तर के नीचे ना 5-6 ऐसे छोटे ड्वार्फ टाइप मिस्टीरियस क्रीचर्स होते हैं नीचे अंदर। बट लाइक लिटिल पपीज, इफ यू लुक डाउन दे वैनिश, ओके? बट इफ यू डोंट ट्राई टू रीच आउट टू देम, they crawl out, they'll touch you, they'll whisper in your ears, right? Okay. So what I'm trying to say is there are subconscious mind functions like that.
yeah, and it's these little creatures that sort of come up like thought bubbles, yeah. Now those thought bubbles, in some what you call epiphanous moment, this word epiphany ना, जहाँ मतलब जैसे कि दिव्य ज्ञान एक क्षण में पूरा का पूरा आपको हिट करता है. So it's called an epiphany. So in a epiphany, sometimes a whole work comes to you. Perfect, whole work. No change. And you sit down and you write the whole work. Sometimes it doesn't happen that way. It may be a conversation happening between us. And one phrase that you may say sticks in the mind. और फिर वो एक पंक्ति, एक शब्द, एक विचार वो मन में रहता है. या एक तस्वीर आपने कहीं देख ली, एक क्या कहते हैं, खिड़की जली हुई है ना रात को, तो वो कुछ एसोसिएशंस निकालता है. एंड देन नाउ व्हेन यू आर यंगर यू राइट इमीडिएटली, क्योंकि वो होता है, उबाल होता है आप में, तो आप उस समय जाके फटाक से बोलते हो आई कविता या शेर आया, तो आप लिख देते हो. लेकिन एज यू राइट एंड यू वर्क ऑन द क्राफ्ट ऑल्सो, है ना, दोनों हिस्से हैं ना, क्राफ्ट भी होना चाहिए, आइडिया तो सबके पास होता है कुछ ना कुछ. तो व्हेन यू डू दैट यू रियलाइज कि वो असल में गलत है. जब वो आता है, जब वो बुलबुला आता है, उस समय उस पर अगर आप काम कीजिए, क्योंकि बुलबुले तो बहुत आते हैं ना, हम सबको एक दिन में पता नहीं कितने 50 बुलबुले उभरते हैं दिमाग में. सो व्हाट वी टेंड टू डू इज मे बी यू just scribble a little point or something, and then you leave it. At least that's my process. You leave it. Why do you leave it? Is that when you come back to it, first of all, you don't go back to it. It should call you back. Right? अगर वो thought आया, sublimate हुआ, and you wrote a little about it, उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन बाद वो फिर आपके दिमाग में आया, जैसे खुद पुकार रहा हो अपनी ओर. फिर आप बोलते हो यार ये 10 दिन बाद भी भूला नहीं, वो रहा मेरे साथ, तो उसमें कुछ वजन होगा. फिर आप यू गो बैक एंड देन यू प्रोबब्ली डिसाइड अच्छा अब लिखा जाए जो है. बिकॉज अदरवाइज जब व्हेन वन इज यंग एंड वन हैज़ रिटन अ लॉट, ठीक है, उस समय लगता है भाई इससे बेहतर तो मतलब पहले कभी किसी ने लिखा ही नहीं होगा. हाँ, और आप 6 महीने बाद अपनी ही लिखी हुई चीज़ उस समय कोई दूसरा बोल दे कि अरे ये मज़ा नहीं आया, तो बड़ा गुस्सा आता है. इन 6 महीने बाद आप खुद अपनी लिखी चीज़ जब उठाओगे तो हल्की लगता है यार वक्त बर्बाद कर दिया इसमें, मतलब वो बात नहीं है. सो दिस इज़ द जनरल प्रोसेस. एंड इसी तरह लिखते हैं, चाहे वो शेर हो, कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, जो भी हो, दैट यू अलाउ द एल्व्स टू कम आउट. यू डोंट try to force them, and then they dictate to you. And same thing with art, painting and sketching. With अच्छा मेरे लिए I'm sure it would be the same for artists also. Now I do paint, okay, but मेरा मानना ये कि eventually you have to give your life to one craft. You got to be faithful to one. मेरी वो कविता है, लेखन है. तो art, I have the luxury of worshipping my art without the pressure of all this. Even your own pressure ना, अगर मैं मान लीजिए 2 महीने कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं लिखा, तो you get restless. लिखा नहीं, 2 महीने हो गए, एक शब्द भी नहीं लिखा, एक पंक्ति नहीं लिखी, क्या हो रहा है, अब कभी नहीं आएगा क्या? नीचे ताकने लगते हो. जो मैंने कहा ना, द वन थिंग यू शुड नेवर डू इज डोंट लुक अंडर द बेड, बिकॉज वो फिर गायब हो जाते हैं, वो आएंगे नहीं बाहर. दैट्स द डेफिनेशन ऑफ सबकॉन्शियस. यू ट्राई टू मेस विद इट, इट विल शट इट्स डोर, राइट. तो वो करने लगता है आदमी. लेकिन आर्ट में मुझे वो प्रेशर नहीं है. तो आर्ट में कुछ अच्छा लगा, मज़ा आया, बना लेते हैं. और एक साल 3 साल चला गया जब कुछ बनाया नहीं, और फिर 4थे साल अचानक 6 पेंटिंग 1 हफ्ते में हो गई. समझ रहे?
तो आई हैव दैट लग्जरी दैट आई नो जब मन करेगा तब बना लेंगे जो है. बट दिस प्रोसेस for me is applicable primarily to my writing work जो है. सर सो जो आप लिखते हो सो ये थॉट कैसे आता है क्लियर कि ये हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में? ये रोचक आपने बात कही है. तो असल में इसका जवाब बहुत क्या है, कठिन भी है और बहुत ही सरल भी है. ठीक है, क्योंकि पहले सरल वाला बताता हूँ. सर मेरे कह रहे हैं कि हम जैसे अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई तुम अपने माँ बाबू जी से बात करते हो, दादा दादी से भी बात करते हो, और फिर कॉलेज वगैरह में आके अपने मित्रों से करते हो, एक भाषा में तो नहीं करते हो, तो आप कैसे तय करते हो कि कौन सी भाषा बात करेंगे? तो सच बात है कि आप तय नहीं करते हो, वो अपने आप से आती है. लेकिन उसके पीछे ऑब्वियसली देयर इज़ अ डायनामिक दैट डिसाइड्स विच लैंग्वेज यू डू. For me, English was my first language. It was आपका मास्टर्स भी उसी में ना, इंग्लिश में? हाँ, तो English was my main language. Okay, लेकिन हिंदी मेरी भाषा है. So you think in English और हिंदी? यही मैं I'm trying to clarify this. So now see, we've been talking for a while, and I've used both languages. I'm sure whenever you edit this conversation, you go back and you pay attention to what are the bits that I've used English in and what are the bits I've used Hindi in, and you will realize one thing. Whenever I'm being analytical, I switch to English. I self-analyzed and realized that. The reason is because I have been furnished with a linguistic vocabulary of English in all my analytical functions like sciences, mathematics, critical thought, and so on and so forth. It comes from West to me, not from India. But Hindi provides me the language of bhav. भाव जो है, तो मेरे लिए भाव की भाषा जो है वो हिंदी है. और see, I can't even think of the word. And critical thought की जो भाषा है वो English है मेरे लिए. And yet, it doesn't mean that I don't feel in English, but I suppose the feeling that I feel in English, the contexts would be non-Hindi, more non-Hindi, like the modern world, cityscape. You think Nua that we speak of. तो and जब आप बिल्कुल निजी बात करते हैं, बहुत भीतर की और भावपूर्ण होती है, चाहे वो क्लिष्ट भी क्यों ना हो, बहुत महीन भाव भी क्यों ना हो, वो मेरे ख्याल है उसमें जो सत्य है वो मेरे लिए वो हिंदी से अधिक कोई भाषा, मतलब I would feel comfortable in Hindi communicating or talking that. So it switches on its own. तो वो जब वो निकलता है नीचे से बुलाने के लिए अपने को, वो छोटा उमंड जो है, तो चूंकि वो भाव से ही आया है, वो तो भाव ही होता है. You don't analyze in subconscious, right? तो उसके बाद कॉन्शियस माइंड का एक मॉडम है बीच में जो उसको कन्वर्ट करके आपको एनालिसिस या भाव, वो नीचे तो भाव ही है, तो वो जब निकलता है वो बोलता है उसी भाषा में, तो हम भी उसी भाषा में बोल देते हैं. सो इट इज़ नॉट फिक्स्ड. आई डोंट डिसाइड दैट आई एम गोइंग टू राइट दिस इन इंग्लिश और हिंदी. हाउएवर समटाइम्स, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग, यू विल फाइंड दिस इंटरेस्टिंग, आई एम श्योर. जस्ट एज इन डिज़ाइन, सो you know, there's design cliches होते हैं आपके, है ना. एक डिज़ाइन क्लीशे होता है, एक तरीका है डिज़ाइनिंग का, उसके सारे मोटिव, स्ट्रक्चर, फंक्शन, वो सारा क्लीशे भी होते हैं. अब आपको कुछ नई चीज़ बनाने को मिली है, आप नया बनाना चाह रहे हो, कुछ कैसे बनाइएगा नया. सो समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज यू स्टार्ट ऑफ इन वन डायरेक्शन, बट व्हेन यू पिक इट अप, सो आप एक लाइब्रेरी बना रहे थे
और वो जंगल में था और आप उसे बैम्बू बेस्ड बनाने लग गए। आधे बनाने के बाद आप रुक गए क्योंकि आपने कहा यार जंगल में जितने लोग लाइब्रेरी बनाएंगे 80% वो यही करने वाले हैं, बैम्बू बेस्ड है, ठीक है। तो while there is utility and there are justification, I want to do something new with it. Suddenly you get an idea here, what if I don't make this library in the forest at all? What if this library, I do it right in the middle of Connaught Place because I want to make a point, right? That it's surrounded by steel and glass. And for one, I want to create an oasis. This is my oasis I'm providing. Now what happened? वो डिज़ाइन मोर और लेस सिमिलर था, बट when you moved it to a new context, the meaning of that design changed and it became new. Just like that, sometimes there's a poem you begin writing or a story or something you begin to write in one language. Halfway, it may not be a bad piece, लेकिन आपको लगता है कि आधा जब आप कर चुके हो अच्छा है लेकिन नया नहीं है। और नया, ये आप सिर्फ नएपन के लिए नया नहीं करना चाहते, लेकिन क्या होता है कि नएपन में एक ऊर्जा होती है ना। तो अब जब सत्या मूवी रिलीज हुई थी तो उसमें एक ऊर्जा थी, वो ऊर्जा उसके नएपन के, फ्रेशनेस ऑफ दोज इमेजेस कैरी फ्रेश मीनिंग्स, एंड देन व्हेन दोज इमेजेस गेट रिपीटेड दोज मीनिंग्स बिगिन टू लूज देयर फर्वर, है ना। जैसे मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, जो पहली बार किसी आदमी ने कहा होगा तो लड़की तो बिल्कुल मतलब उफ फ्लैट हो गई होगी। आज अगर कोई बोले तो बोलेगी यार प्लीज, इफ यू कांट इवन थिंक बियॉन्ड दिस, राइट। सो दैट्स व्हाई वन नीड्स टू बी न्यू, because it loses its meaning, it begins to become comic after a while. So कई बार आप इंग्लिश में कुछ लिखते हो आधा एंड यू फील कि ना इट डजंट हैव, तो वो ऊर्जा नहीं है, लेकिन आप उसको जब हिंदी में ट्रांसपोज कर देते हो, क्योंकि वो फ्रेजिंग और वो थॉट प्रोसेस हिंदी में पहले नहीं किया गया है, इट सडनली कैरीज फार मोर पावर. So I'm not saying I do this as a habit, but sometimes when you hit a roadblock, you try various things now to save that work that you've started. It works. ऐसे में English हिंदी का तो है थोड़ा सा, but not for me. For me, I'm equally comfortable and I love both languages equally. बल्कि अंग्रेजी साहित्य जो है वो तो मैंने फॉर्मली पढ़ा. आई एम अ साइंस स्टूडेंट एसेंशियली, आई एम नॉट अ लिटरेचर पर्सन. सो साहित्य मुझे अपने पिताजी से मिला. तो हमारे पिताजी फौजी आदमी हैं, लेकिन पुराने ज़माने की जो पढ़ाई थी, स्कूल की पढ़ाई, उसमें आपको कंठस्थ करनी पड़ती थी कविताएं. सो माई फादर हैज़ लाइक मेमोराइज्ड, उनको याद हैं. तो संस्कृत तो खैर श्लोकों तो पंडित लोग हैं तो वो वैसे ही याद रहते हैं उनको, साथ में उनकी ये कविताएं उनको कंठस्थ हैं. तो हम जब छुटपन में, दोज डेज यू नो ऑल योर दीज फैंसी इन्वर्टर्स एंड ऑल वोंट बी देयर, तो कभी लाइट जाती थी घर पे तो पिताजी घर में अंत्याक्षरी रखते थे और उसमें फिल्मी गीत अलाउड नहीं थे, कविता होती थी. तो वो रिसाइट करते थे, तो सुन के, एंड दिस नॉट बाय डिज़ाइन, इट जस्ट सो हैपेंड, सुन के हमें भी याद हो गई. तो हुआ क्या, जो श्रुति और स्मृति है उससे जो उन्हें याद थी, आदि मधुशाला, ये सुमित्रा नंदन पंत, ऑल दीज क्लासिक हिंदी पोएट्स, मैंने उनकी किताब आज तक नहीं खोली हुई है, लेकिन कविता याद है, कविताएं मुझे याद हैं. एंड धोती फटी सिलटी दुपटी और पायो पानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज निर्बल देखी, रहियों चखिसों वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा. किसने लिखी मुझे क्या पता, मैंने तो पिताजी से सुनी है. सो टू मी हिंदी साहित्य केम इन ब्लड, ऑलमोस्ट लाइक वी ब्रीथ. पर जब हम सीरियसली, आई डिसाइडेड ओके आई राइट, आई हैड स्टार्टेड राइटिंग,
बट हम तो साइंस स्टूडेंट, तो पढ़ते उतने नहीं थे साहित्य। हम साहित्य भाई ये साहित्य है, और जो पॉपुलर लिटरेचर, पल्प फिक्शन, कॉमिक बुक्स, आई एम अ ह्यूज कॉमिक बुक फैन, लाइक ह्यूज। आई हैव लाइक द रेयरेस्ट कलेक्शंस। कभी घर आइएगा दिखाऊंगा मैं, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट फैंटम कॉमिक डाउन टिल नाउ, ठीक है। सो दैट वाज माय लिटरेचर, बट व्हेन आई मूव्ड आई सेड ओके, if I'm deciding to be a writer, I should read. So then I went into English literature. कि ये तो आता ही था, ये तो घर पे था ही आपने. So you would see that English literature came through an organized set of learning which followed the Western tradition, and Hindi literature came to me actually by the Indian tradition, which is Shruti और Smriti, सुनकर और बोल के, जो याद करके जो है. That's how it is. सो राइटर दो टाइप के होते हैं ना, एक होता है कि कुछ इंसिडेंट हुआ, समथिंग टेरिबल और सैड, उसके बाद स्टार्ट किया लिखना, तुलसीदास की तरह, या फिर मेरी तरह। आपका कैसा है? मेरा तो जस्ट कुछ मोमेंट थे लाइफ के, सैड मोमेंट, उसके बाद लिखना स्टार्ट किया। एंड एक है आपका, यू जस्ट लाइक टू राइट। हम ever since, no, actually I started with drawing. I could draw even before I started writing ABCD. Okay, so वो मेरा इंस्टिंक्टिव जैसे कहते हैं, वो ऐसा वाला प्रेम है, टच टैक्टाइल जो है। आई स्कल्प्ट ऑल्सो, बट एट द एज ऑफ 8 आई स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री, एंड दैट वाज अ सडन डिसीजन कि नो, हाँ, नहीं, सो यू नो, ये एक मेरा ख्याल है एक मिथक है, इट्स अ मिथ कि इंस्पिरेशन से शुरू होता है हर चीज़, नो मैटर हाउ ग्रेट साइंटिस्ट हो, ग्रेट आर्टिस्ट, कुछ भी हो, एवरीथिंग स्टार्ट्स, यू नो वेयर, इन प्ले. ऑल गुड थिंग्स स्टार्ट विथ प्ले, एंड सो लॉन्ग एज यू कैन, कितने भी सीरियस हो जाते हैं हम लोग अपने डिसिप्लिन, अब आप बोलते हो मैं कवि हूँ, इट्स माई कॉलिंग इन लाइफ, लेकिन अगर अपन जिस वक्त ना हम अपने कॉलिंग को सच में अपना कॉलिंग मानने लगते हैं, मतलब उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं, तो जो कला का धर्म है ना, वो ख़त्म हो जाता है वहाँ. एंड आई टेल यू व्हाई. कि दो चीज़ है. एक है अर्जुन वाला धर्म. यू नो द स्टोरी ऑफ अर्जुन, कि वो जब द्रोणाचार्य उससे सिखाता है तो उसे क्या दिखता है जब वो तीर चलाने वाला होता है? चिड़िया की आँख. चिड़िया की आँख. लेकिन और ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी हर शिक्षक अपने विद्यार्थी को सिखाता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता, सब ये पूछते क्या दिखता है. कोई ये नहीं पूछता उसे क्या नहीं दिखता. आर्ट इज दैट जो अर्जुन को नहीं दिखता. उसको पेड़ नहीं दिखता, फूल नहीं दिखते, जंगल नहीं दिखता, बिग पिक्चर नहीं दिखता. उसको सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव दिखता है. दैट्स साइंस. आर्ट इज व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ प्ले. When you don't do the thing which is objective driven, you're doing it in a state of play, and out of that state of play things come out. Your design, a poem, a story, we don't know what, maybe even just like a conversation. So yes, I have tried. और तब भी जो स्टेट ऑफ प्ले क्या था, कोई बच्चा मेरे ख्याल है कुछ उसने कोई पोएम निकाली, उसने कहा यार देख क्या ज़बरदस्त पोएम है. मैंने कहा ये तो कोई भी लिख सकता है. उसने कहा तू लिख सकता है. मैंने कहा रुक अभी लिखता हूँ मैं. बैठे लिख दिया. ठीक है, लिख दिया तो वाहवाही हुई. एंड ऑल किड्स लव, यू नो, अप्रिसिएशन. हमें पसंद थी. हमने कहा यार ये तो ज़बरदस्त है, बड़ा आसान है. पर ओबियसली वो कविता नहीं थी. इट वॉज जस्ट वर्स. Oh yeah, and since we are having this chat, I'll also like to point this difference out, because a lot of people make this mistake. They don't know the difference between poetry and verse. So they think कि poetry का opposite होता है prose. Poetry का opposite prose नहीं होता. Verse का opposite prose होता है. जैसे हिंदी में गद्य और पद्य होता है, तो वैसे verse and prose होता है. पोइट्री गद्य या पद्य नहीं होता. पोइट्री काव्य होता है.
काव्य किसी में भी होता है और किसी भी रूप में आ सकता है. So you can have verse or you can have prose, which is prosaic. You can have prosaic verse and you can have prosaic prose. And you can have verse, which is poetry. And you can have prose, which is poetry. It applies to all languages. So उस समय जब आप state of play में होते हो तो आप basically verse लिख रहे हो. लेकिन just as two little pups who are jumping around each other, tumbling, chasing each other, they're also actually learning core skills, which as they grow up, at the time when they need, will be employed. ठीक उसी तरह जब आप वो play वाली writing कर रहे होते हो, your mind is training itself to how do these rhymes work? क्या ये एक्चुअली मैकेनिकल होती हैं? हाउ डज थॉट एंड राइम फंक्शन? तो वो सारी जो चीज़ हम लोग अदरवाइज हाउ टू राइट अ पोएम या हाउ टू लर्न हाउ टू बी अ पोएट वाली जो होती हैं DIY बुक्स एंड जो ट्रेनिंग होती हैं MFA की ट्रेनिंग होती है, उनमें जो ये लोग एक वेस्टर्न पद्धति से सुचारू तरीके से सिखाते हैं, वेरी सिस्टमैटिक वे, वो चीज़ इन अ मोर integrated, organic way, one learns, one is teaching oneself when you're in a state of play. And therefore I was saying that if you can retain even 20%, no matter how serious, तो मतलब अपने मौत की कविता लिख रहे हो, लेकिन फिर भी आपके कहीं पीछे वो 20% वो स्टेट ऑफ प्ले अगर आप बचा के रखते हो, तो आप मतलब जो भी कविता करते हो तो कवि बन जाइएगा, और पेंटिंग करते हो आर्टिस्ट बन जाइएगा, आर्किटेक्ट बन जाइएगा. माइनस दैट आप अर्जुन बनोगे. तो आप या तो, और जहाँ अर्जुन बनने में क्या डेंजर है, देन योर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन वेदर यू विन और यू लूज. बट स्टेट ऑफ प्ले में योर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन डिड यू हैव फन और नॉट. And did other people have fun or not? Whoever. जैसे आपको आपको शायद अच्छी लगी वो कविता जो मैंने लिखी थी, तो सक्सेस हो गई. So all the other success and failures don't impinge upon your writing. If you are able to retain that 20% state of play, not objective कि भाई ये प्राइज आ जाएगा, ये किताब छप जाएगी, मैं ये बन जाऊंगा. That's my thought. आपने मेरे काफ़ी क्वेश्चंस को आंसर कर दिया जो मेरे दिमाग में चलते रहते थे. पूछिए प्लीज. क्योंकि दो तरह के लोग हैं ना, कि एक है नीरज चोपड़ा कि गोल्ड मेडल लाया, which is good. एंड एक तरफ प्रॉपर राइटर्स जो लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, लाइफ के बारे में बता रहे हैं. तो मैं मेरा सोचता था कि सही कौन सा है, बट सही कुछ है ही नहीं. हाँ, मेरा मानना है कि इवन नीरज चोपड़ा, because see, I think maybe I put it wrongly, I think that excellence in all forms cannot come if it is purely objective driven. It has to, जो उसकी ऊर्जा है ना, वो वहीं से आती है बिस्तर के नीचे से. तो नीरज चोपड़ा also, even when he is training hard for his gold medal, yeah, nobody can train that hard only for that gold medal. If you're doing it only for the gold medal, एक टाइम ऐसा आएगा ना, बोलेगा छोड़ो यार. Right. Get it? So वो गोल्ड मेडल की इच्छा के साथ ये मज़ा जो है ना, उसको आता होगा, उसको खुद को आता होगा. इतना कि अगर वो गोल्ड मेडल नहीं भी जीतता है तो भी वो जैवलिन थ्रोइंग नहीं छोड़ेगा. वो जो 20% वाला मज़ा है, it actually is more in weight than the pleasure of winning that gold you have for him, is what I'm saying. Yeah. So I think that no matter which discipline, at the point of excellence, it can never be purely objective driven. Objective ठीक है, it gives direction, it gives you some shape, you know. But play, Marie Curie, you have a whole मतलब scientists, designers, पूरे where you see that they
before they found the objective, they happen upon their objective. They were not born with that objective कि मैं ये कर लूँगा. They happen upon it because they were in a state of play. That's my thought. So आपके favorite writer? English और हिंदी? Okay, चलो, how does it matter? हाँ. तो okay, so एक बंगाली राइटर हैं, ठीक है, नॉवलिस्ट हैं, ताराशंकर बंदोपाध्याय. मुझे बहुत पसंद है. हिंदी में पढ़िए, बांग्ला बूझते पढ़ी, बोलते पढ़ी ना, ठीक है. हाँ, बट आई कैन रीड इट आइदर. सो अब कैसे, तो हम छुटपन से पढ़ते खूब थे, मज़ा आता था, बट नॉट कि साहित्य पढ़ रहा हूँ. मज़ा आएगा, कहानी है उसमें. Because story and song, these move the world. And honestly, I'm a firm believer that ये एकदम primal जो चीज़ें यही दो हैं जो सबको चलाती हैं, कहानी और गीत. तो हम पढ़ते थे, तो एक किताब है 5 पुतलियाँ उनकी, और वो पिताजी के पास थी हमारे, तो हमने चुपके से निकाल ली. तो वी वर नॉट मेंट टू, आई वॉज वेरी यंग, 6th स्टैंडर्ड प्रॉब्ली, ठीक है, मोटी किताब थी. पढ़ना शुरू हुआ और कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, लेकिन मज़ा आया. उसके बाद 3 साल 4 साल बाद फिर वही किताब पढ़ी, फिर 4 साल बाद फिर वही किताब पढ़ी. एंड ऑनेस्टली अ रियली गुड बुक. If you revisit it every 4 years or 3 years, every time you read it now, you'll say, oh, this is what it meant. It's like first time you imagine a carpet with a battle scene, okay? And first time you read, you're actually so close to it. You're so close to it that you never get to see the whole carpet. And then 3 years later, you move a little back and you're now seeing bigger pieces of it. So the narrative changes. And then as you grow, because of the experience that you're growing with, you suddenly begin to see the whole picture. And when you see that whole picture, it gives you goosebumps, honestly. Right? Like in music. So ताराशंकर बंदोपाध्याय बहुत पसंद है. हिंदी में मुझे हरवंश राय बच्चन बहुत पसंद है. ठीक, शायद पिताजी का इन्फ्लुएंस भी रहा होगा, लेकिन मुझे उनकी his lyricism जो है वो बहुत पसंद है. Also his कई लोग नोटिस नहीं करते, his tongue in cheekness. मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब बहुत पसंद है. और एक कवि हैं, जीवित कवि हैं, ठीक है, जिनको शायद लोगों ने हिंदी में नहीं, उनके वो रशियन से अनुवाद करते हैं. लेकिन मेरे पास उनकी one of his first हिंदी वर्क्स स्टिल विथ मी. उनका नाम है वरयाम सिंह. उनकी एक किताब है वर्जित संगीत का आगमन. तो उससे पहले मैं वर्स लिखता था, और फ्री वर्स नहीं लिखता था, ठीक है, ट्रेडिशनल फॉर्म्स में लिखता था. बट इट टॉट मी अ लॉट अबाउट जस्ट दैट दिस इज पॉसिबल इन पोएट्री. कि मैं तो इंग्लिश पोएट्री तो ये फॉर्म वाली पढ़ता ही नहीं था, हिंदी सुनी हुई थी. सो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट. तो हिंदी में मोर और लेस दीज आर द गाइज दैट आई लाइक. और फिर ये तो जो मैं अभी बता रहा था, हाँ, बड़े वाले जो हैं वो अपने वेद व्यास साहब, उनसे बड़ा कौन हो सकता है इन स्टोरी टेलिंग एंड इन शेयर पोएट्री. I think Kabir and how was I forgetting Kabir? ये अपने रामचरितमानस वाले तुलसी जी और गालिब एंड खुसरो. वो तो हमारे दिल्ली वाले हुए दोनों, गालिब एंड खुसरो. तो आई एम लाइक मैं हिंदी में जान पाया, मैं इसमें जान पाया सारे नाम. पहले जो आपने बोले कुछ राइटर्स के मुझे आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ खुसरो एंड गालिब. बट कबीर, so very often people say कि यार वोकैबलरी अपनी बढ़ानी है, फिर साहित्य लिखेंगे. कहते हैं ना, मानते हैं. नाउ थिंक ऑफ कबीर.
He's illiterate. जुलाह, ये कपड़े, he's weaver. And his world, what is his world? Weaver's world. रोजमर्रा का जीवन वो नहीं है, वो वेद ज्ञानी रोज काम करता है अपने खाने के लिए, must be having a wife, leading a normal life, tough life, imagine. काशी में देखा होगा आपने वीवर्स, सो यू कैन इमेजिन द लाइफ ही मस्ट बी। बनारस में ही रहते थे ना, आई थिंक सो। हाँ, तभी तो वो कबीर घाट भी है ना। हाँ। सो ना उसमें से जो उसने कविता लिखी, उसमें कोई शब्द ऐसा नहीं जो हमें नहीं चिनेगा। एक एक शब्द समझ में आती है, लेकिन आप उन शब्दों को एक साथ डालो, जादू, just with simple motives you can tell the most difficult to grasp truths of life, and that's Kabir. So I sort of always doff my hat to him. Boss आदमी है. And same about Tulsi. So आज तो मतलब people immediately get polarized. You talk Tulsi and Ramcharitmanas, it becomes all about Ram. I'm sure it is about Ram, but damn it, think about this guy Tulsi. So he's born, his mom dies. A few months later, his dad dies. An uncle adopts him, he dies. तो बोला भाई ये तो अपशगुनी है, इसको कोई अपने घर में रखेगा उनका हो जाते हो, यू नो कैसा होता है सुपरस्टिशन। सो ऐसे इस घर उस घर पल के बड़े होते हैं, एंड इवेंचुअली गेट्स मैरिड. So someone who has never had a relationship gets a wife. So he's very attached to her. वो भी लातो हाथ मार देती है उसको बाहर. तो उसके बाद बोलता है भाई वो अब बैठ के लिखते हैं, और वो संस्कृत में नहीं लिख रहे हैं, क्लिष्ट हिंदी में भी नहीं लिख रहे हैं, बोलचाल की भाषा में he tells the Ramayana, right? And he tells it in a form so astonishing to be able. आप देखो ये विक्रम सेठ इंग्लिश के पोएट हैं, है ना? So he's awarded, rewarded so much because on the strength of his early works, जो poetic works हैं, कि वो आप सोनेट फॉर्म में एक पूरी नॉवल लिखना आसान नहीं होता, वो बहुत कठिन है. तो या तो आप बंध जाओगे उस फॉर्म के अंदर, अब कौन सी राइम खोजूं हो जाएगा, तो आपकी थॉट प्रोसेस, आपके काव्य तो चला गया, या आप काव्य करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा. थिंक अबाउट तुलसीदास की जो रामायण है, एंड आज के डेट पे इतना मीडिया है, लेकिन आप आज भी हिंदी समझने वाले व्यक्ति, थोड़ा भी हिंदी से जिसे ज्ञान हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो या वो अरबपति हो, उसको ये पता होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि. उसे ये नहीं पता होगा ही इज कोटिंग तुलसी, जस्ट एज पीपल कोट शेक्सपियर विदाउट नोइंग दे आर कोटिंग शेक्सपियर. दैट्स द पावर ऑफ दीज पोइट्स, एंड देयरफॉर आई ह्यूज फैंस ऑफ देम इन हिंदी, अपने इलाके के जैसे कहते हैं. और वहाँ समंदर के उस पार से, हाँ वहाँ से. सो कवियों में मुझे एज़रा पाउंड बहुत पसंद है. इज़ आई थिंक आई लव द गाय. तो मेरी बिटिया है छोटी, तो उसका मिडिल नेम मैंने एज़रा आफ्टर एज़रा पाउंड रखा हुआ है. एज़रा पाउंड हैं, टी.एस. एलियट हैं, पुराने जो कवि, उनमें किट्स मुझे पसंद है, लेटर येट्स, W.B. येट्स पसंद है, और ये जो मार्गरेट एटवुड पसंद है. सो क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम. और जो नॉवेल्स राइटर्स हैं, तो अब तो इंग्लिश में ग्लोबल राइटर्स, अलग भाषाओं वाले भी अनुवादित में पढ़ते हैं. मुझे जापानी राइटर हारुकी मुराकामी बहुत पसंद है, बहुत ही उम्दा लिखते हैं. और विच अदर नॉवेलिस्ट, अरे व्लादिमीर नोबोकोव, the writer of Lolita, Laughing, brilliant. Atwood as a novelist is like astonishingly beautiful.
A.S. Bayat राइटर हैं, quite a few of them to be honest. I mean, I'll run out of breath. But these are some writers, since they've come, the moment you asked, they came to my mind. So I suppose, Shakespeare, of course, he's there. But these are different. हिंदी में कालिदास का नाम नहीं लिया। अच्छा, तो हिंदी में नहीं हुआ है ना, वो तो संस्कृत के हाँ, संस्कृत। तो अब देखिए, संस्कृत का मेरा पांडित्य नहीं है, मैं संस्कृत समझ लेता हूँ। और मैंने कालिदास की मेघदूतम जो है, उस पूरी मेघदूतम पर आधारित लेटर्स, मॉनसून लेटर्स करके एक पूरी किताब लिखी है, ठीक है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ, पूरा मॉडल्ड ऑन कालिदास's मेघदूतम। एंड आई स्पेंड 4.5 years studying the मेघदूतम inside out, different versions, commentary side, straight from संस्कृत, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मेरा संस्कृत का ज्ञान वैसा नहीं है। मतलब सिंस आई कांट टॉक fluently in Sanskrit, तो it's not interiorized in the way that probably Hindi and English is. But yes, Kalidas is like massively great. But there are others, Bhasa hain, as I said, Vyas hain. So, but it's difficult for me to sort of say. But Kalidas, astonishingly beautiful. मतलब ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो मैं अपनी किताब नहीं लिखना चाहता था, मैं अनुवाद ही करना चाहता था कालिदास की मेघदूतम का। तो मैं बैठा अनुवाद करने के लिए, तो मैंने कहा आई वॉन्ट टू, इफ़ आई ट्रांसलेट, आई वॉन्ट टू बी एबल टू रिटेन द सेम स्ट्रक्चर दैट ही हैज़, नहीं तो मज़ा क्या है, ठीक है। तो हम तो कवि हैं, तो कवि ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो मज़ा क्या है अगर मैं वही रिदम नहीं कर पाऊँ। तो मैंने उसके 2 कैंटोज जो हैं ट्रांसलेट किए, गॉट द रिदम ऑल्सो, फिर छोड़ दिया, 3 महीने बाद वापस आया, आई टोल्ड यू वाई, ठीक है। फिर पढ़ा तो मैंने कहा हाँ ठीक है, रिदम तो है, लेकिन यार संस्कृत में पढ़ रहा हूँ तो मैं वो संस्कृत वाला व्यक्ति आज से 500, 600 साल, 700 साल पहले का आदमी बन जाता हूँ जब पढ़ रहा होता हूँ। लेकिन यही चीज़ जब मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ या इंग्लिश में लिखता हूँ, तो मैं नहीं बन पा रहा हूँ वो आदमी। और अगर मैं वो आदमी नहीं बन पाता, तो जब वो कविता खुलती है और वो कहते हैं कि एक यक्ष जो है वो श्रापित है और एक बड़े से उसमें गार्डन के वहाँ पे फंसा हुआ है क्योंकि उसे श्राप मिला हुआ है, और उसकी पत्नी जो है घर पे हिमालय में वास कर रही है और उसका दिल टूट रहा है। और फिर जब वो बादल आए तो वो बादल की ओर मुड़ के बादल से बोल रहा है कि जा भाई तू उसको ये बता। हजम नहीं होते टू द मॉडर्न माइंड, राइट? हाँ। सो आई डिसाइडेड this is my job then. I should write not a translation, I should do a version, my version. That if this was written in today's day and age, it won't be written this way, no? It will be written differently. So I reworked the whole thing. I tore it apart. The core structure was the same. So you'll be surprised to know, it's not just a love poem. It's actually a travelogue. So for people who are interested in traveling, read मेघदूतम. So ये बहाना है, ये स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन स्ट्रक्चर में जब ये कहता है अच्छा अब तुम यहाँ से जाओगे, तुम यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, फिर ये नदी मिलेगी, वहाँ के लोग ये करते हुए दिखेंगे, फिर आप पार करके उज्जैन जाना। उज्जैन वॉज लाइक द न्यू दिल्ली ऑफ दैट टाइम। वो दिल था ना, जैसे हम दिल्ली के कवि हैं तो कालिदास उज्जैन के कवि समझो आप, ठीक है? तो वहाँ उज्जैन इज़ द हार्ट ऑफ द कंट्री। तो वो यहाँ से, वो दक्षिण से उत्तर हिमालय तक का हिंदुस्तान उस समय का, वहाँ की खुशबू, खान पान, औरतों की खूबसूरती, अलग अलग शहरों की, लोगों का चाल चलन, मौसम, ऋतुएं, ये पूरे
it's a chronicle, a travelogue of that time. So it was fantastic. और वो भाषा इतनी मीठी है कि कई नाम मुझे पता ही नहीं थे फूलों के, क्योंकि हम तो अब देसी नाम मालूम है हमें, कुतजा, कितने खूबसूरत होते हैं, मुंह पे आते ही आपको सौंदर्य लगता है. सो देन आई हैड टू एक्चुअली स्टडी अ बुक ऑन कालिदास की कृतियों में ऋतुएं, पुष्प. आई हैड टू स्टडी इट इन ऑर्डर टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. सो यस, कालिदास फैंटास्टिक. सो आपने बुक कंप्लीट कर लिया? पूरी है. और Published? नहीं. So I completed it about 3.5 years back, and I took it to a publisher also, Westland guys, and they were very happy. They wanted to publish it. ये Amazon वालों के है. तो हमने कहा चलो यार, क्योंकि बड़ा वक्त लगा. I quit my job. बैट जब हो गया था, सारा लेग वर्क हो गया, आई क्विट माई जॉब एंड आई सेड ये तो पूरी करनी है, बिकॉज इट वाज वेरी डिमांडिंग. और जो मैंने स्ट्रक्चर दिया था ना उसमें ये था दैट देयर इज़ अ वेरी ओल्ड मैन हु इज़ लिविंग वेरी अलोन एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया. ओके, एंड सो ही डिक्टेट्स लेटर्स टू पीपल दैट ही थिंक एग्जिस्ट. सो सम एग्जिस्ट, सम डोंट एग्जिस्ट. ओके, टू अ यंग boy who's writing those letters. That was the form I had. So it used to break my state of mind every time I'd go to office or go here or there. तो मैंने कहा छोड़ना पड़ेगा. तो I stayed home and completed it. लेकिन वही है, ये है. तो Amazon ने बंद कर दी वेस्टलैंड पब्लिशिंग just 2 months after this thing. कहना छोड़ो यार, अब कराएंगे, छपाएंगे, but it's there. और बुक लिखी है आपने? हाँ, तो 2 किताबें हैं मेरी जो छपी हुई किताबें पूरी. एक मैं एस्ट्रोनॉट हूँ, हिंदी की है. मैंने आपकी वेबसाइट देखी थी, उसमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं, इसलिए ज़्यादा नहीं. मैं एस्ट्रोनॉट हूँ. और एक जो काफ़ी पहले छपी थी इंग्लिश कविताओं की, सॉन्ग्स फ्रॉम दिल्ली. तो क्योंकि मुझे वक्त नहीं हो पाता, और ये जो काम है ये वक्त मांगता है. लिखने में नहीं, लिखने के लिए तो हम मतलब कुछ भी हो जाए वक्त निकाल लेंगे. 1 बजे से सुबह 4 बजे लिख लेंगे. पब्लिश करवाने के लिए जो है, जो इट्स अ डिफरेंट स्पेस. ISBN नंबर एंड ऑल. नहीं, वो नहीं. यू हैव टू मीट पब्लिशर्स, यू नीड टू नेटवर्क, यू हैव टू डू ऑल दैट. आई डोंट हैव द पेशेंस और द टाइम टू चेज दैट. मैंने कहा बाहर में गए. कन्विंस द पब्लिशर की. आप यू नीड टू मीट ना, कन्विंस तो बाद में आता है. मैं नहीं कर सकता हूँ वो सब. सो इट्स अ पेन टू मी. ठीक है, मैंने कर दिया ना, अपना काम मैंने कर दिया, फिर जब वक्त होगा करवा लेंगे. सो दैट्स माय थॉट. एज आई टोल्ड यू ना दैट वो आँख, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वो अर्जुन वाली आँख. बाकी साइड का पूरा, बाकी का कर लिया है, उसमें मज़ा आया, वो कर लिया. रेस्ट इज़ द वर्ल्ड्स जॉब टू डू, नॉट माई जॉब. सर, और ये आपके टाइम में आपने बताया प्लेज करते थे आप? प्ले, नाटक, थिएटर चलाते थे? थिएटर किया. अद्वैत थिएटर ग्रुप था हमारा, तो 7-8 साल यहाँ किया. सो आप यू आर प्योर डायरेक्टर? और नहीं, लिखता था मैंने, ये लिखे हुए हैं, नाटक लिखे हैं. हाँ, एक जो नाटक काफ़ी पसंद किया गया वो एकलव्य के ऊपर था, एकलव्य एक अंतिम उत्तर. तो और भी काफ़ी प्रोड्यूस किए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी किए. यहीं दिल्ली में करते थे, मंडी हाउस वाले, कामनी में, श्री राम सेंटर में. मंडी हाउस तो फेमस. जवाहरलाल ने, ये JNU में परफॉर्म किए हमने कई बार. तो दैट वाज अ प्लेजर और प्रिविलेज ऑल्सो. लेकिन unless you really want to be a theatre person, I would say that one has to choose your vocation. My vocation, my calling was writing always. Even when I was doing theatre, I was always acutely aware that my calling is writing, and this is an extension of always, all other forms were an extension of writing. Besides, every age has its own, जिसे कहते हैं युग धर्म होता है ना, जैसे, तो उसी तरह एक युग की कला भी होती है. तो थिएटर इस युग की कला नहीं है. सो वो एक वक्त था थिएटर का, बहुत लंबा वक्त चला, जब वो उसका फॉर्म था. सिनेमा
the audiovisual medium is that art form of the age, right? Which doesn't mean theater becomes obsolete or is unimportant, because a lot of the craft of acting, writing, direction, a lot of things, space management, narratorial craft, जो आप ऑडियोविजुअल मीडियम में यूज़ करते हो, वो अगर आपने थिएटर में मास्टर कर लिया है तो वहाँ तो बिल्कुल बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती. यू आर एबल टू फ्रेम इट ऑल इन योर माइंड very easily. So yes, that theater experience was very great. A lot of my friends are still in theater. Some of my students are associated with NSD. Some teach there. So yeah, था वो एक दौर था, अच्छा था, निकल गया. तो मतलब ये क्या नाम, पीयूष मिश्रा, हाँ. पीयूष मिश्रा और ये गैंग्स ऑफ वसेपुर वाले डायरेक्टर क्या नाम है, अनुराग कश्यप. हाँ वो मनोज बाजपेयी. सो उस टाइम पे they were floating around मंडी हाउस. आप लोग जानते थे एक दूसरे को? नो, पीयूष के साथ मेरा हुआ है, रन-इन्स हुए थे, बट दीज क्या था जानते, यू डिडंट हैव टू नो पीपल, बिकॉज वो नुक्कड़ तो वही एक कोना होता था जहाँ लोग चाय सिगरेट पियेंगे, आप डिस्कस करोगे, फिर आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते. बट माई थिएटर ग्रुप यूज टू वर्क इन दैट स्पेस एंड देन वी वुड परफॉर्म. क्यों यहाँ it was a different Delhi, as I was telling you earlier also. There was hardly any space for rehearsals. So पुराने ऑडिटोरियम्स जो अब शायद वो भी बंद हो चुके होंगे, वहाँ पे रिहर्सल करते थे. हर ग्रुप को ये दिक्कत हुआ करती थी. सो NSD लॉन्स was the space where a lot of the workshops, early work, जो आप थिएटर स्टेज करते हो तो अर्ली रीडिंग्स जो होती क्लोज स्पेस का जो लग्जरी है, मोस्ट ग्रुप्स वुड नॉट हैव इट until you actually just a few weeks before or a month or so before the actual staging of a show, you would rehearse. Sir, so currently what are you doing? So professionally? हाँ, so professionally as in वही दाल रोटी जो मैं दाल रोटी के लिए. हाँ, दाल रोटी के लिए. तो I'm a, what does one say? I'm an independent consultant. So I advise media houses, brands, organizations on actually at the end of the day how to tell their story, right? Because eventually जैसे मैं अरविंद हूँ तो अरविंद एक ब्रांड भी है, एक इंसान भी है, right? कहाँ एक खत्म होता है दूसरा शुरू, वो पता है. And since I've had significant experience within media, I've worked with Times of India, Hindustan Times, India Today. Yeah, the editor, writer. हाँ, content editorial side, and then even in marketing strategy and regional, Amar Ujala group में था. I used to take care of group strategy there. तो डिजिटल का मतलब ठीक ठाक नॉलेज रहा है, क्योंकि when I started work, that was the time when digital was just beginning in India. तो कई डिजिटल ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ हैं पहली बार मैंने ही बनाए हिंदुस्तान के अंदर. आपके जो IVR सिस्टम्स हैं उनके एल्गोरिदम्स लिखना, मतलब आई हैव डन इट ऑल. सो आई एम इन अ यूनिक पोजिशन टू bring these disparate experiences and learnings into focus when it comes to shaping a brand or telling a brand narrative जो है. So brand and marketing का जो है advisory रोल जो है, स्पेशली इन इंटीग्रेटेड मीडियम जहाँ आपका डिजिटल बाकी सब ट्रेडिशनल मीडियम से जुड़ता हो, जैसे आप इस समय कर रहे हैं एक तरह से. सो दैट्स व्हाट आई डू. सो एज एन आर्किटेक्ट ऑफ माय स्टूडियो, अगर मैं आपके पास आऊँ, हाँ, फॉर दिस नॉट फॉर पॉडकास्ट, not for podcast, for architecture, architecture firm. So what will you advise to create a brand? That's interesting. That's very interesting. And selfish question. No, both. So obviously it's not a one sentence answer. It would be elaborate, but I would say what I always say to any writer:
that, and here I'm quoting Ezra Pound, okay? Then never stray too far away from the song and the story, right? So innovate, पर वो जो fundamentals है ना, उसे बहुत दूर नहीं स्ट्रे करना चाहिए. And so which means that whatever you do in your design studio, if you can figure out whatever innovation you're doing at this end, work it backwards to which fundamental building block they are rooted to, then you will be able to define your brand best. So a lot of people tend to, although हम लोग, there's a other view of it also, which is कि हम लोग एक नए युग में हैं, और एक बड़े महान लेखक और फिलोसफर रहे हैं, उनका नाम है जिगमुंड बाउमन, ठीक है? तो उन्होंने एक किताब लिखी लिक्विड मॉडर्निटी नाम से. तो उनका कहना यह है कि एक सॉलिड युग है, यानी अ सिविलाइजेशन ऑफ सॉलिडनेस, एंड देन देयर इज अ सिविलाइजेशन ऑफ फ्लूइडिटी, लिक्विड. वी आर लिविंग इन अ लिक्विड एज वेयर नथिंग इज स्टिल, including what I had just said. So although I still believe that even if things are not still, we still have some, we like to have a definite shape. Yeah, but what he says is we are living in an age of shape shifters, right? And we need to reconcile ourselves to that liquidness. So even brands are not one brand anymore. So जब हम छोटे थे तो हमारे लिए श्री राम जो थे, वो पहले हमारे दादी की दीवार में जो श्री राम होते थे, और वो श्री राम जो थे वो इतने जेंटल दिखते थे, ऐसे बिल्कुल ऐसे ड्रूपिंग आईलिड्स वाले, ऐसे ऑलमोस्ट गौतम बुद्ध वाले श्री राम, ऐसे वाले हाथ, ठीक है, जेंटली ऐसे जैसे फूल पकड़ते हैं वैसे धनुष पकड़ा हुआ है, ठीक है. फिर हम थोड़े बड़े हुए तो हमारे चित्रकथा पे आ गए, तो वहाँ श्री राम जो थे थोड़े ये हो गए, ठीक है. लेकिन फिर भी उनका जो ग्रेस और जेंटलनेस रहा उनका, ठीक है. और फिर अचानक जब ये आपका 90s में सोसाइटी ओपन हुई, ग्लोबलाइजेशन हुई, तो भैया अब द डिपिक्शन ऑफ श्री राम, आप बॉडी में देखो सुपरमैन से अलग नहीं है, बिल्कुल वही बॉडी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल आप देखिए, posture also. So suddenly the narrative, just within 30-35 years, popular visual narrative of Sri Ram has shifted so significantly. So if you just go and just do a Google search, Sri Ram, Hanuman, all the popular जो superheroes, यहाँ के popular superheroes हैं, and you see that within 100 years, within popular space, I'm not saying मैं क्या पसंद करता हूँ, तो छोड़ दीजिए मैं क्या पसंद करता हूँ, how soon they have shifted. So जब दुनिया में सबसे बड़े ब्रांड तो गॉड एंड लव, इससे बड़ा तो कोई ब्रांड ही नहीं है ना दुनिया में. तो हम कोई भी ब्रांड बनाएंगे उनके सबसेट ही है, तो जब वो नहीं टिक पाए तो हम कहाँ टिकेगा एक शेप में. एंड येट आई से दैट इफ यू कैन फाइंड दैट रूट, then as your brand shifts, it should have the ability to adapt to the changes. Every 2-3 years, it's moving so fast that if your brand is too hard rooted, you won't be able to move, then you have to shut shop. Don't define it too hard, but have it rooted to at least one fundamental. And then let it be loose and keep adapting itself. हाँ, वो brand definition बड़ा critical होता है मेरे ख्याल से. तो वो स्लाइटली वो क्या अय्यारी वाला जो कैरेक्टर है, यू नो ना, अय्यारी, वो अरे यार एक वो सीरियल आता था आपका जिसमें अय्यार होते हैं, शेप शिफ्टर्स. हाँ, गॉट इट. समझ गए? बस वही, दैट इज व्हाट आई वुड एडवाइस. सो एडवाइस फॉर टुडेज जनरेशन लाइक मी.
एक तो सेम वही है जो मैंने पहले बताया, शेप शिफ्टिंग का, वो अप्लाई आपके राइटिंग पे भी करता है। रूट स्ट्रांग होना चाहिए बट यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो थोड़ा सा मिसिंग है, जो आजकल अक्सर राइटर्स में मिसिंग होता है, कि सेंस ऑफ ट्रेडिशन नहीं है, और सेंस ऑफ ट्रेडिशन के बिना आप नहीं कर सकते हो कुछ। तो जस्ट टू कंप्लीट व्हाट आई वाज आल्सो सेइंग कि आप, मैंने कहा नहीं कि दो युग हैं, तो यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट एज द फैक्ट दैट जो पहले एक वो खाना बदोशी का जीवन इंसान जीता था, उसके बाद वो किसान बन गया, किसानी शुरू हो गई, है ना, सेटलर। सो वीव अगेन हिट द सेकेंड बिग शिफ्ट इन सोसाइटी। फ्रॉम नोमैड्स वी बिकेम सेटलर्स, architects. But now, earlier the architect was designing for settlers. Now the architect is designing for nomads. Nothing you are building today is for a settler. Such a deep thought. अब मैं सोच रहा था, Think about what I'm saying. Yeah. You are not where you were born. देखो आप कहाँ बैठे हो। आप 1 महीने पहले जहाँ रहते थे वहाँ नहीं रह रहे हो। पूरा जो आपका मेंटल स्ट्रक्चर है, आपका सोशल स्ट्रक्चर है, आपका एस्थेटिक जो है, द सेटलर्स एस्थेटिक इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द नोमैड्स एस्थेटिक. The nomad travels light. His songs are briefer. They are more charged with vitality. He has less time. He's more concerned with survival, with primal feelings, right? So, my advice to the new writer is that you got to first know yourself. You got to know, are you a nomad or are you a settler? Are you the bard of a nomad or are you the bard of the settler? Are you a nomad who has never known what it is like to be a settler? Like my daughter, her generation, will have never known what a settler's life is. I know from my father, who was the first generation nomad. He moved away from the village, right? But he still carried the songs, the traditions, the rituals of the settler. He gave it to me. I am twice removed from that settler's life. I am living a nomad's life. But I have the deep-seated nostalgia of community. I want that community. I'll never have it. Nobody will have it. We'll all be living just left with the songs of those community and that life. Nobody will have it. 20, 30 years, finished. We're all nomads. A nomad's song is different. Nomads don't look back. They tell the stories of what happened, but they don't look back. They don't have that time. You don't have the time of painting Sistine Chapel. A nomad won't make that. You getting what I'm saying? So, advice to the writer is this. A, find your tradition. Place yourself. And you can't do that by placing yourself. Find yourself. वो अपने आप ट्रेडिशन में आ जाएगा, आ जाओगे आप जो है. उससे ज़्यादा एडवाइस तो नहीं. वो पहला एडवाइस, रेफर बैक टू play, state of play. Don't take yourself too seriously. After all said and done, all this katha kahani that I have given, if you can't be playing while you are writing, then quit. Have fun. सर, आज की डेट में आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग सब राइटर बन गए हैं, बहुत सारे पोएट आ गए हैं, एंड दे थिंक कि राइमिंग इज पोएट्री. हाँ, वही जो मैं पहले कह रहा था कि ऐसा है नहीं ना. देयर इज वर्स एंड देन देयर इज पोएट्री. सो राइमिंग, देयर इज पोएट्री इन सम राइमिंग वर्स, बट नॉट ऑल राइमिंग वर्स
is a poetry, right? So वो तो क्लियर। आपको इरिटेट करता है जब आप रील्स देखते होगे, कहीं ना कहीं तो आ जाता होगा। सो पहले होता था थोड़ा, अब नहीं होता, क्योंकि यू नो फ्रॉम वेयर दैट इज कमिंग। दैट टू ऑल्सो ये है कि यार हाँ, यू नीड टू मतलब अपने को इतना बड़ा नहीं समझना चाहिए आदमी को। यू डोंट हैव टू, यू शुडंट जज देम, यू नो। एंड पर हाँ ये है कि मैं नहीं पढ़ सकता। अगर कमतर हो काम तो आई विल नॉट एंजॉय इट। बट अगर कमतर काम कोई है, मतलब स्तर उसका अच्छा नहीं है, साहित्य के स्तर पे नहीं है, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, वो कम से कम पॉप साहित्य के स्तर पे तो हो, जैसे सुपरमैन, ठीक है। पॉप साहित्य के भी स्तर पे नहीं है तो फिर तो आप अपना भी टाइम खराब कर रहे हो और हमारा भी। फिर तो बेहतर है कि वो लोग अपने डायरी में लिखें, अपने लिए लिखें, कोई बुराई नहीं है उसमें, अपनी माँ बाबूजी मित्रों को दिखाएं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट व्हेन यू एंटर इनटू पब्लिक स्पेस तो कम से कम पॉप तो हो यार, पॉपुलर वाला तो हो, कम से कम उसमें मनोरंजन तो हो, और कुछ ना हो तो ज्ञान ना हो, कोई बात नहीं, भाड़ में गया ज्ञान। द मिनिमम रिक्वायरमेंट इन लिटरेचर इज दैट वी शुड फील समथिंग। तो इफ डीपर फीलिंग्स नहीं आ सकती, वो एक क्षणिक, सो देयर आर टू वर्ड्स, सेंसेशन एंड फीलिंग, ये दो अलग हैं चीज़ें। देखो, सेंसेशन एंड फीलिंग, तो बहुत कुछ पॉप साहित्य जो है फीलिंग पे नहीं होता, वो सेंसेशन पे होता है। हंसी है ना, इट्स लाइक अ सेंसेशन, इट्स नॉट फीलिंग। फीलिंग इज डीपर है ना। तो जो साहित्य है वो फीलिंग से, भाव, आई टोल्ड यू, भाव पे है। और ये जो है पॉप साहित्य जो है वो सेंसेशन के ऊपर है। ये सेंसेशन भाई, सेंसेशन, इट्स डिफरेंट फ्रॉम फीलिंग। आई कैन बी गेटिंग पेन ऑन माई स्किन, बट आई मे बी फीलिंग प्लेजर, सेंसिंग पेन। यू गेट इट, there's difference. सो पॉप साहित्य सेंसेशन लेवल पे है, लेकिन वो सेंसेशन भी इंपॉर्टेंट है ना। अगर वो भी हो तो एटलीस्ट इट इज गिविंग यू समथिंग, इट इज गोइंग बियॉन्ड। तो वो अगर रील भी अगर वो कर रही है तो कोई बात नहीं। पॉप साहित्य तो बना रहा है। हिंदी की तो आधी मौत इसलिए हिंदुस्तान में हुई कि 20-25 साल तक पॉप साहित्य खत्म हो गया हमारा। जो 60 के दशक तक फिर भी जो वो पॉपुलर पल्प फिक्शन जो चलता था, और डिटेक्टिव फिक्शन की मोटी मोटी गुलशन नंदा वगैरह, मुकेश बख्शी, हाँ वो चलती थी ना भाई, वो ऊर्जा देती है। उसी के ऊपर टिक कर साहित्य बनता है। वो नहीं है तो साहित्य नहीं रह सकता उसके बिना। तो जो हिंदी साहित्य जो है वो चरमराया इसलिए नहीं कि बड़े लेखक, बड़े विचारक नहीं हैं, लेकिन वो बड़े विचारक तक पहुंचने से पहले समाज को सेंसेशन वाला साहित्य चाहिए। उसके द्वारा उसका माइंड ट्रेन होता है पढ़ने में, देन ही गोज टू साहित्य। तो वो कमी थी। सो मेरा अगेन वही है कि भाई फीलिंग नहीं कर सकते, सेंसेशन कर लो। लेकिन दोनों के लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि वो स्पाइडरमैन ऐसे ही नहीं लिखी जाती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ, इट्स ऑल्सो एन आर्ट। और इतने साल लग गए एक लेगेसी बनने में उसकी, इतने सारे कॉमिक, इतने वर्जन्स, ज़बरदस्त। इंडिया में चाचा चौधरी और वो, उसके बाद कोई ओरिजिनल नहीं आया, कॉपीड है। बाकी तो सब कॉपीड है, आपको मालूम है। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत लोगों के चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़े हुए हैं। So I am nobody to spoil that, yeah, for them. But Chacha Chaudhary was unique. Chacha Chaudhary was definitely unique. साबू, मैं तीसरी कक्षा में था 1980। साबू को तो अभी तक सब जानते हैं। तो पहली बार जो है कॉमिक बुक चाचा चौधरी, तब तक तो इंद्रजाल 1976-77 में पहली बार फैंटम और ये इंद्रजाल की कॉमिक्स पढ़ी थी मैंने।
अभी तक हैं मेरे पास उनके. आई लर्न ये इलिस्ट्रेशन ड्राइंग उनकी आर्ट से. वेरी हाई क्वालिटी आर्ट वर्क वॉज देयर इंद्रजाल कॉमिक्स में. टाइम्स वाले निकालते थे मेरे ख्याल में वो. अब तो बस इंडिया में एक ही राज कॉमिक्स है आई थिंक, बस वही चलते हैं. नॉट श्योर. अब तो नए वाले तो मैं देखे भी नहीं है, मन भी नहीं करता ऑनेस्टली. I was copied. So I have Most of the keep going reading the older works. Bahadur and Bela was the original characters जो इंडिया से आए थे. Beautiful, brilliant, very good. तुमने देखे भी नहीं होंगे, आप देखो. मेरे पास हैं सारी. कभी आओ घर. ठीक है सर. You'll enjoy it. Stay. सर सो टुडेज जनरेशन के लिए some 5 books you would suggest जो पढ़नी चाहिए. इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स. दोनों मिक्स. मतलब इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए, क्योंकि जब भगवत गीता वो तो मुझे लगता है सबको ही पढ़नी चाहिए. सो दैट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. अदर देन दैट कोई फेमस राइटर जो जिस बुक ने आपको भी हेल्प किया आपको इतना डीप सोचने के लिए. Yeah, that's difficult. Very difficult. मतलब how do you recommend a book उस तरह से, मतलब जिसमें मज़ा है ना, मतलब जिस पे मैं वापस जाता हूँ. अब मैं बोलूँगा तो ये लोग मेरे पीछे बढ़ जाएंगे. पढ़ने दो सर. तो मुझे पता नहीं क्यों ललिता बहुत पसंद है नाबोकोव की. ठीक है. और अगेन एक किताब है मार्गरेट एटवुड की ब्लाइंड असैसिन्स. ब्रिलियंट वर्क. हाँ. T.S. Eliot की वेस्टलैंड. I would say that it's one of the finest works of poetry ever written. For reasons I can't go into this. कभी बात करेंगे ऑफलाइन तो बताऊंगा. बहुत ही अमेजिंग. और पाउंड की एजरा पाउंड की कैंटोस. ठीक है. कैंटोस इज ब्रिलियंट. हाउ कुड आई फॉरगेट. जेम्स जॉयस की कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. डब्लिनर्स. देन श्रीकांत वर्मा की मगध. हाँ. और हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला. और शिवाजी सावंत की वो क्या नाम है, नॉट युगांधर, मृत्युंजय. ग्रेट वर्क्स. और क्या है, so many actually. It's very difficult. मैं जो कहूँ ऐसे नाम आ रहे. So it's very difficult. There's a Eugene O'Neill के plays बहुत अच्छे means brilliant. So these works, देखो, again I keep repeating this, that when we read a work of literature, we should not be seeking knowledge from it. That's the wrong way to read literature. We should open a book just like a child opens a comic book, and for the same reason. And when you finish reading that book, if the book stays with you, you have gained knowledge from it. Because very few people ask this question, that after all is said and done, what is it that art does? What is it for? Very few people ask this question. Then somebody says, यार ये गरीबों के उत्थान के लिए है या समाज सुधार के लिए है. पर अगर ये उस चीज़ के लिए है तो फिर सामाजिक संस्थाएं किस लिए हैं, समाजशास्त्र किस लिए है? तो अगर वही करना है तो those subjects will do it better than literature ना. Then some people say कि भाई मन के लिए बहुत अच्छा है, आपका माइंड, आप डिप्रेस हो रहे हो तो आपको, but won't psychology do that better? So what is it
हिस्ट्री का पता चलता है लोगों का। तो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो। लिटरेचर क्यों पढ़ते हो आप? आर्ट क्यों देखते हो? सो इसका शॉर्ट में आंसर वही है जो मैंने आपको पहले दे चुका हूं, दैट आर्ट teaches the one thing that no other form can teach. It gives you the knowledge of feeling. That's all. It's very simple. Its job is not to teach you these other things. It sometimes does that also. It's a byproduct. But that is not why art exists. Art exists because art teaches you, gives you the knowledge of feeling. It doesn't teach you about feeling. See, there's a difference between knowledge of feeling and teaching you about feeling. Psychology can teach you about feeling, but art gives you the knowledge of feeling. तो आपका कभी हार्ट ब्रेक हो ही नहीं है यार लाइफ में, कभी नहीं हुआ। मान लो आप 18 साल के हो और आपने देवदास पढ़ दी, फील हुआ, पर आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी है, तो हार्ट ब्रेक कहाँ से होगा? बट हो गया ना आपको नॉलेज, बाय मेकिंग यू फील इट, बिकॉज ये नॉलेज ऐसा थोड़ी है कि हार्ट ब्रेक में ये होता है। सो इट्स एन एक्सपीरियंस एंड इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड एंड इट एड्स टू योर सिस्टम। तुम्हारा मोडेम जो है स्ट्रांग हो जाता है फिर टू प्रोसेस डेटा। आपके नीचे एल्व्स बढ़ते हैं तो ऊर्जा आती है जीवन में। सो दैट्स द फंक्शन ऑफ आर्ट एंड वो करना चाहिए आर्ट को। सो व्हेन यू ओपन अ बुक you should open it like a child opens a comic book. No matter how big, how great, even Gita. And if it blocks you, if it puts you off कि यार चलो कोई नहीं मैं करता हूँ अर्जुन की तरह, leave it. Come back to it when you can read through it like a comic book. मतलब वो जो प्लेजर है ना, प्लेजर होना ज़रूरी। प्लेजर एज ए नॉट हैप्पी, हैप्पीनेस ज़रूरी नहीं, पर भाव आ रहा होगा ना तो एवरीथिंग इज़ गुड। ट्यूनिंग हो चुकी है आप में और किताब में मेरे ख्याल से। That's what I'd say. सर सत्यजीत रे के बारे में, अरे बाबा मैं क्या यार, छोटी मुँह बड़ी बात को तो मतलब मास्टर, इज़ अ मास्टर ना। व्हाट कैन आई से अबाउट हिम? उनकी कोई पर्टिकुलर मूवीज? मतलब देखिए, देखिए तो मोस्ट ऑफ देम आर सीन, व्यूड, बट मेरा इंटरेस्ट ऑल्सो इवन बियॉन्ड दैट इज ऑल्सो इन द अदर लिटिल थिंग्स अराउंड द मूवीज। हिज राइटिंग, हिज पर्सनैलिटी, हिज सेंस ऑफ म्यूजिक, हिज सेंस ऑफ कल्चर, बिकॉज he there's a degree of sophistication. And obviously his movies are not for everyone. And so what? It's okay. And just because something is for two people doesn't make it any lesser. So great guy, what taste. And I don't think that we'll ever be able to have a man like that here. Because it's a special juncture of history, society, time and individual genius जो उनका था। का आर्ट वर्क ही देख लो जो उसके, right? He was in advertising by the way, so स्टार्ट वैसे ही हुआ था। But again, his work belongs to the settlers' world. It doesn't belong to the nomad's world. No nomadic intellectual of today. They'll be able to intellectually appreciate the work, but they won't feel it. You understand the difference, ना? तो वो बोल सकता है क्या शॉट था यार, वो ट्रेन जा रहा है, ठक 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 ठक, कांच के पौधे चल रहे हैं, क्या शॉट था।
But can you feel that? Can you feel that tug on your heart of a train going away? Only a settler can feel that, not a nomad. आप तो खुद मूव करते रहते हो, आपको आदत हो गया है, आप जड़े नहीं हैं आपके उस जगह, आपकी जड़ आपके अंदर है. So Satyajit Ray, I would say, one of the last of the Mohicans of the settled world, the civilization of settlers जो है इंडिया से तो खास तौर से जो है, वो एक होता है ना जिसमें आप कहते हो कि हाँ यार चलो बनाते हैं खाना, रात को 1 बजे बैठेंगे फिर कहानी सुनेंगे. ये वाला जो रिदम है ना लाइफ का, his art belongs to that. Of course, Mahanagar and all, there are others also. I'm not doing a rural and urban thing. Urban में भी तो settler होता है. अब settler कहीं नहीं है ना rural में ना urban में. You're constant state of nomadism. And not just physical, it's also mental also. Stylistic, rhythm, everything is changed too fast. So he doesn't belong here. But he belongs as almost in the way that an old god of a village that your grandparents have left belongs in the wall, on the wall. You know, तो एक वो जो एक नॉस्टैल्जिया होता है जो आपको जोड़े रखता है पुराने ढंगों से, उस in that sense maybe. I don't know, but that's my feeling. सर आई थिंक एक पॉडकास्ट इनफ नहीं है आपके साथ. आई थिंक 10-20 तो मिनिमम. कभी बोलना है. Be more than different happy. topics पे I think we should do. Pick anything. That's one thing I love. I think ये podcast बढ़िया था to discuss many things. So now I know what to expect from you. हाँ, that's why I asked you that with me, safe thing is you pick one thing, frame it and tell me that we have to stick to this thing. Then I'll stick to it. तो फिर मैं उसमें deep चला जाऊँगा. ऐसे नहीं फैलूंगा. But introduction के लिए this is the best podcast. Cool. Now Pleasure. बहुत लोग जो देखेंगे उनको समझ आएगा. क्या? अगले podcast के लिए when I will put things की now filmmaking or stories or poetry. हाँ, बिल्कुल works. Thank you so much, sir. Thank for you. coming. Thank you. My pleasure. No, sir, I am thank you. अरे क्या बात है यार, आप लोग, मेरा तो साक्षात्कार हो नहीं पाता, ज़्यादा संवाद यंग लोगों के साथ हो नहीं पाता. And I get stuck in either the media world or the advertising. See, we all exist in so many different worlds. So it's not just, मतलब रोटी खानी पड़ती है, सिर्फ डेसर्ट से नहीं होता ना लाइफ में. बट when I was your age, तो ये सब नहीं समझ नहीं आता था उस समय. मुझे को नहीं पता था. पता होता I would have probably planned things differently. I was always stubborn. But you don't, because you're at an age when I would advise, actually you were asking now what advice you should give writers. Adopt 2-3 pets. And if you still feel like writing after 6 months, then write. होते क्या है? Sometimes you are just sad. जब आप अकेले होते हो, आपके ऊपर किसी की जिम्मेवारी नहीं होती है, राइट? तो आप सोचते हो आप लेखक भी बन सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, लेकिन जीवन इस तरह नहीं होता. आप कितने भी इंडिपेंडेंट, मैं एकांत हूँ, कभी ना कभी कोई ना कोई लोग आपसे यूं जुड़ेंगे कि वो आप पे निर्भर होंगे. आप अपने लिए तो 2 बार का खाने से कर लोगे, लेकिन जब आपके पास एक छोटा सा बिल्ली होगी, उसको खिलाना होगा, तब नहीं होगा आपसे. So then one understands truly how life is structured, and that there is a reason कि वो खाने में रोटी ज़्यादा होती है, दाल कम होती है, सब्जी कम होती है और मीठा सबसे कम होता है लास्ट में. और वैसा ही है लाइफ में, है ना? तो लेकिन
हर आदमी चाहता है कि मीठा, वो द टेस्टिएस्ट थिंग शुड occupy 80% of your life. But in real life, you're very lucky if you can have 5% of मीठा। so, उसमें अगर आप लिख सको तो फिर लिखो, वरना नहीं, वरना धंधे पे लग जाओ फिर। सही बात है ना? That's what I'd say.